एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू मेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड डिसीजन ट्री। An agent is learning if it improves its performance on future tasks after making observations about the world. लर्निंग एजेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लर्निंग एजेंट अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। ये इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से जो भी इंफॉर्मेशन है उसे सेंस करते हैं और ये जो ऑब्जर्वेशन है, जो इंफॉर्मेशन इन्होंने सेंस की है, इसका यूज़ ये अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। मीन्स ये जो एजेंट होते हैं ये खुद लर्निंग में केपेबल होते हैं। ये इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन सेंस करके अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं और इसका यूज़ ये फ्यूचर टास्क परफॉर्म करने के लिए करते हैं। तो लर्निंग एजेंट का जो कंसेप्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि जो हमारा एजेंट है वो अपने आप ही चीज़ों को लर्न करे। इसके पीछे 3 रीजंस होते हैं। फर्स्ट है डिज़ाइनर्स कैन नॉट एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल सिचुएशंस। जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, वो सभी पॉसिबल सिचुएशंस के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई रोबोट डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि मेज नेविगेट रोबोट है, तो वहाँ पे जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके बारे में डिज़ाइनर्स को पहले से नहीं पता होगा। उसके लिए जो हमने रोबोट बनाया है उसमें खुद ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो सभी लेआउट को एनकाउंटर करे और खुद ही उसके सॉल्यूशन तक पहुँचे। तो फर्स्ट रीज़न तो यही है कि जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में डिज़ाइनर को पहले से कोई आइडिया नहीं होता है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि एजेंट जो है वो सभी सिचुएशंस को एनकाउंटर करे और अपने आप ही लर्न करे। सेकेंड रीज़न है द डिज़ाइनर कैन नॉट एंटिसिपेट ऑल चेंजेस ओवर टाइम। जो चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ उसको डिज़ाइनर एंटिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो चेंज हो रहा है उसको एजेंट लर्न करने में केपेबल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि स्टॉक मार्केट प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहा है, तो उसके लिए जो सारे चेंज हो रहे हैं उसको लर्न करने की कैपेबिलिटी एजेंट में होनी चाहिए। एंड लास्ट रीज़न है ह्यूमन प्रोग्रामर्स हैव नो आइडिया हाउ टू प्रोग्राम अ सोल्यूशन देमसेल्फ। कई बार ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हो सकते हैं जहाँ पे प्रोग्रामर्स को कोई आइडिया नहीं होता है कि उनका सोल्यूशन किस तरह से होगा। तो ये 3 मेन रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि जो एजेंट है वो लर्निंग एजेंट होना चाहिए। लर्निंग एजेंट का मतलब होता है कि जो भी एजेंट है वो अपने आप ही लर्न करने में केपेबल होगा, वो अपने आप ही सॉल्यूशन तक पहुंचेगा। वो कई सारे इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वायरमेंट से सेंस करेगा, उसके बेसिस पे वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा और फ्यूचर टास्क परफॉर्म करने में उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करेगा। लर्निंग को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम एजेंट को, मशीन को किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं देते हैं। यहाँ पे लेबल्ड डेटा नहीं होता है, मशीन अपने आप ही पैटर्न्स के थ्रू लर्न करती है। पैटर्न्स का मतलब होता है कि सिमिलैरिटी या फिर डिफरेंसेस के बेसिस पे यहाँ पे ग्रुप बनाए जाते हैं। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जो मशीन है उसको लेबल्ड डेटा नहीं दिया जाता है, किसी भी तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है। इसका एग्जाम्पल होता है क्लस्टरिंग। सेकेंड टाइप की जो लर्निंग है वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे हम मशीन को ट्रेंड करते हैं। यहाँ पे हम डेटा यूज़ करते हैं जो कि वेल लेबल्ड होता है और इसकी हेल्प से यहाँ पे एजेंट काम करते हैं। मतलब कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट पेयर्स होते हैं और इसमें हम मशीन को, एजेंट को ट्रेन करते हैं। जैसे कि टैक्सी ड्राइविंग का हम एग्जांपल देख सकते हैं, जहाँ पे जो इनपुट होते हैं वो परसेप्ट होते हैं, मतलब कि जो इन्वायरमेंट से परसीव किया है वो इनपुट होते हैं और आउटपुट जो होता है वो ट्रेनर और टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ब्रेक या फिर टर्न लेफ्ट। तो इस तरीके से पूरा एक लेबल्ड डेटा होता है जो कि वेल लेबल्ड होता है और यहाँ पे मशीन को प्रॉपरली ट्रेंड किया जाता है। तो सुपरवाइज लर्निंग को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन,
When the output y is one of a finite set of value, the learning problem is called classification. तो जब आउटपुट y के फाइनाइट सेट होता है, मतलब कि जब हम उसको फाइनाइट सेट में डिफाइन कर सकते हैं आउटपुट को, तब हम उसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं. क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. और नेक्स्ट कैटेगरी होती है रिग्रेशन. रिग्रेशन जो होता है वो रिलेशनशिप बताता है. रिग्रेशन एल्गोरिदम आर यूज्ड इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट वेरिएबल एंड द आउटपुट वेरिएबल. तो रिग्रेशन जो होता है वो कंटिन्यूअस डेटा के लिए होता है और क्लासिफिकेशन जो होता है वो डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए होता है. नेक्स्ट टाइप की जो लर्निंग है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग. रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो एजेंट होते हैं वो रीइंफोर्समेंट से लर्न करते हैं. रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है एदर रिवॉर्ड और पनिशमेंट. मतलब कि यहाँ पे एजेंट जो हैं वो रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट से लर्न करते हैं. जैसे कि अगर कोई टैक्सी ड्राइवर का अगर हम एग्जांपल लें, तो कोई टैक्सी ड्राइवर एजेंट अगर है तो वो डिपेंड करेगा कि उसको जर्नी के एंड में कितनी टिप मिली है. अगर उसको ज़्यादा टिप मिली है तो वो लर्न करेगा कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, और अगर उसको कम टिप मिली है या फिर टिप नहीं मिली है तो वो लर्न करेगा कि उसने कुछ मिस्टेक की है. तो इस तरीके से 3 टाइप्स की लर्निंग होती है. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसका एग्जांपल है क्लस्टरिंग. सुपरवाइज्ड लर्निंग में आता है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, जिसके बारे में डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे. एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है. रीइंफोर्समेंट लर्निंग में अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि यहाँ पे एजेंट जो होते हैं वो अपने आप लर्न करते हैं, जो रिवॉर्ड उन्हें मिला है या फिर पनिशमेंट. तो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से जब लर्निंग होती है तो उसको हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं. क्लासिफिकेशन के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं और उन्हीं में से एक टेक्निक है डिसीजन ट्री. डिसीजन ट्री इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम्स, बट मोस्टली इट इज प्रिफर्ड फॉर सॉल्विंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स. डिसीजन ट्री सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है जिसका यूज हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में करते हैं, बट ज़्यादातर हम इसका यूज़ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में करते हैं. डिसीजन ट्री एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे इनपुट जो है वो वेक्टर ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यूज है जो कि एक डिसीजन रिटर्न करेगा. मतलब यहाँ पे जो आउटपुट वैल्यू होगी वो एक सिंगल आउटपुट वैल्यू होगी और इनपुट और आउटपुट वैल्यू डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस हो सकते हैं. मीन्स डिसीजन ट्री में हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स लेते हैं एज ए इनपुट और इसका जो आउटपुट होता है वो एक सिंगल डिसीजन होता है. इन अ डिसीजन ट्री देयर आर 2 नोड्स विच आर द डिसीजन नोड एंड लीफ नोड. Decision nodes are used to make any decision and have multiple branches, whereas leaf node are the output of those decisions and do not contain any further branches. तो जिस तरीके से हमारा नॉर्मल ट्री होता है, जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर में ट्री पढ़ते हैं, उसी तरीके से डिसीजन ट्री होता है. यहाँ पे भी नोड होता है, लीफ नोड होते हैं और डिसीजन नोड होते हैं. तो जो डिसीजन नोड होता है वहाँ पे हम कोई एक डिसीजन लेते हैं जिसके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, क्योंकि डिसीजन का जो रिजल्ट हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं. और जो लीफ नोड होते हैं वहाँ पे आउटपुट होता है. इन डिसीजंस का जो आउटपुट है वो लीफ नोड में रहेगा. तो लीफ नोड जो रहता है उसके और ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होंगे, क्योंकि लीफ नोड जो होंगे वो लास्ट नोड होंगे. तो डिसीजन ट्री और उसके बाद और सब ट्री आगे हो सकते हैं और जो उनके लास्ट नोड होंगे वो लीफ नोड कहलाएंगे. द डिसीजन और द टेस्ट आर परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन द फीचर ऑफ द गिवन डेटा सेट. A decision tree simply asks a question and based on the answer it further split the tree into subtree. तो डिसीजन ट्री में हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जो कि डिपेंड करता है एट्रीब्यूट्स पे, फीचर्स पे. जो डेटा सेट हमको दिया हुआ है उसमें क्या फीचर्स हैं, क्या एट्रीब्यूट है, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा. और जो डिसीजन ट्री होता है उसमें हम सिंपली हर नोड पे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन के आंसर के बेस पे हम इस ट्री को फर्दर स्प्लिट करते हैं.
हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है रेस्टोरेंट वेटिंग प्रॉब्लम का, और हमें डिसीजन ट्री बिल्ड करना है, डिसाइड करना है वेदर टू वेट फॉर अ टेबल एट अ रेस्टोरेंट। टारगेट विल वेट कैन बी ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें 12 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ट्रेनिंग सेट दिया हुआ है, इनपुट एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, मीन्स फीचर्स दिए हुए हैं जिस पे डिपेंड करता है डिसीजन ट्री। तो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, इनपुट एट्रीब्यूट्स, और 12 हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। और जो हमारा गोल है विल वेट, उसकी वैल्यू या तो येस है या फिर नो है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं उधर पे गोल जो है विल वेट, उसकी वैल्यू ट्रू रहेगी। जैसे कि ट्रू हमें कहाँ पे मिल रहा है, x1 पे, x3 पे और x4 पे। इस तरह से जहाँ जहाँ पे भी हमें येस मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं। और नेगेटिव एग्जाम्पल्स वो हैं जहाँ पे हमें फॉल्स वैल्यू मिल रही है, जैसे कि x2 है, x5 है। जहाँ जहाँ पे भी हमें फॉल्स मिल रहा है वो हमारे नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो ट्रेनिंग सेट हमें दिया हुआ है 12 एग्जाम्पल्स का, इससे हमें अब डिसीजन ट्री स्टार्ट करना है, डिसीजन ट्री ड्रॉ करना है। इस वीडियो में हम जो डिसीजन ट्री बना रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन से बना रहे हैं। तो जब हम कोई डिसीजन ट्री ऑब्जर्वेशन से बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है, ये कंसीडर करना है कि जो हमारा ट्री है वो सबसे शॉर्ट बनना चाहिए और वो सभी एग्जाम्पल्स के हिसाब से कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे डिसीजन ट्री बनाते समय हम ग्रीडी डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं। ग्रीडी डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है हम उसे सबसे पहले कंसीडर करेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वहाँ से हमें ट्री बनाना स्टार्ट करना है। पर ये कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सा एट्रीब्यूट, कौन सा फीचर सबसे इम्पॉर्टेंट है? तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स लेके देखते हैं। और हमारा जो डिसीजन ट्री था, जो टेबल अभी हमने डिस्कस किया था, उसमें 6 वैल्यूज ट्रू थी और 6 वैल्यूज फॉल्स थी। तो जो 2 एट्रीब्यूट्स हम ले रहे हैं वो है टाइप एंड पेट्रन्स, और दोनों में ही हमने देखा है कि 6 वैल्यूज ट्रू हैं और 6 वैल्यूज फॉल्स हैं। तो टाइप को अगर हम देखें तो टाइप जो है वो फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, फ्रेंच, इटालियन, थाई एंड बर्गर। तो यहाँ पे ये जो 4 कैटेगरीज हैं इनमें सभी में हमें मिक्स रिजल्ट मिल रहा है। मतलब कि फ्रेंच में एक बार ट्रू है, एक बार फॉल्स है। सिमिलरली इटालियन में जो ग्रीन कलर से हमने लिखा है वो ट्रू है और जो रेड कलर से हमने लिखा है वो फॉल्स वैल्यू के लिए है। तो 6 वाला जो है वो ट्रू है और 10 जो है वो फॉल्स है। तो इसी तरीके से थाई और बर्गर, तो सभी में हमें मिक्स रिजल्ट मिल रहा है, मतलब कि कहीं पे भी हमें कोई प्योर सेट नहीं मिल रहा है। अब अगर हम सेकेंड एट्रीब्यूट देखें जैसे कि पेट्रन्स, तो यहाँ पे नन है जिसमें 7, 11 दोनों ही फॉल्स हैं। उसके बाद है सम जिसमें कि सारे ट्रू हैं 1, 3, 6, 8, और फुल है जिसमें कि मिक्स रिजल्ट है। तो अब हम यहाँ पे अगर दोनों एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करें, टाइप एंड पेट्रन्स को, तो ऑब्वियसली टाइप जो है वो पुअर एट्रीब्यूट है, क्योंकि इससे हम किसी भी रिजल्ट पे नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमें मिक्स रिजल्ट मिल रहा है। कोई भी पॉसिबल आउटकम यहाँ पे नहीं आ रहा है, मिक्स रिजल्ट है। प्योर सेट हमको नहीं मिल रहा है। प्योर सेट हम उसे बोलते हैं जहाँ पे सभी वैल्यूज या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। तो अगर हम पेट्रन्स को देखें तो यहाँ पे 7, 11 ये पूरा नेगेटिव हो रहा है, नन वाला जो है, और सम वाला भी प्योर सेट है क्योंकि यहाँ पे सभी वैल्यू ट्रू है। और फुल में हमें मिक्स रिजल्ट मिल रहा है, तो हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर हम इसको हंग्री के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। नो में हमें मिल रहा है प्योर सेट, क्योंकि 5 और 9 दोनों ही नेगेटिव हैं, फॉल्स वैल्यू हैं। और यस पे हमें फिर से 4, 12 और 2, 10 मिल रहा है। तो फर्दर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया कि टाइप और पैटर्न्स में से कौन सा एट्रीब्यूट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता चलता है कि जो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, जो गुड एट्रीब्यूट है, वो ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि जिसमें रिजल्ट जो है वो या तो सारे पॉजिटिव हो
या तो सारे नेगेटिव हो, मतलब कि वो जो ग्रुप बनाता है वो या तो सारे पॉजिटिव हो या तो सारे नेगेटिव हो, और इन्हीं ग्रुप्स को हम प्योर सेट भी बोलते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो पैटर्न्स है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू टाइप। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे पैटर्न से। तो इस तरीके से हमें ये डिसीजन ट्री आउटपुट मिलेगा। हमने स्टार्ट किया है पैटर्न से, यही हमें डिसाइड करना था कि सबसे पहले हमें कौन सा एट्रीब्यूट कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हमने टेस्ट किया कि इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट कौन सा है, और पैटर्न्स क्योंकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट था तो हमने स्टार्ट किया पैटर्न से, उसके बाद हंग्री, उसके बाद टाइप, और इसी तरीके से हम इसको क्लासीफाई करते जाते हैं और हमारा डिसीजन ट्री कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हमने ये जो डिसीजन ट्री बनाया है ये हमारे ओरिजिनल ट्री से अलग है, उससे सिंपल है। तो ये डिसीजन ट्री का आउटपुट रहेगा। डिसीजन ट्री में हम 4 बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट रूल है, इफ देयर आर सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव सैंपल्स देन चूज द बेस्ट एट्रीब्यूट टू स्प्लिट देम। अगर हमारे पास कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव सैंपल्स हैं तो हम बेस्ट एट्रीब्यूट के बेसिस पे इसे स्प्लिट करते हैं। If all the remaining samples are all positive or all negative, we have reached a leaf node assign label as positive or negative. अगर हमारे को प्योर सेट मिल जाता है, मतलब कि जितने भी रिमेनिंग सैंपल्स हैं वो या तो सारे पॉजिटिव हैं या तो सारे नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लीफ नोड पे पहुंच चुके हैं और हमें आगे ट्री को फर्दर स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको लेबल कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में। इफ देयर आर नो सैंपल लेफ्ट इट मीन्स दैट नो सच सैंपल हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। अगर कोई सैंपल नहीं बचा है मतलब कि हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया है। रिटर्न अ डिफॉल्ट वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द मेजॉरिटी क्लासिफिकेशन एट द नोड्स पेरेंट। एंड फोर्थ रूल है, इफ देयर आर नो एट्रीब्यूट्स लेफ्ट बट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सैंपल्स, it means that these sample have the same feature value but different classification. अगर हमारे पास कोई एट्रीब्यूट नहीं बचा है लेकिन हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव सैंपल्स हैं बट आगे फर्दर स्प्लिट करने के लिए कोई एट्रीब्यूट नहीं बचा है, तो इसका मतलब ये है कि इन सैंपल्स के सेम फीचर्स हैं बट इनका क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। Happen because some of the data could be incorrect or the attribute do not give enough information to describe the situation fully or the problem is truly non-deterministic. तो इस तरह के सिचुएशन आ सकते हैं जब हमारे पास डेटा इनकरेक्ट हो या फिर एट्रीब्यूट इस तरह के हों जो कि सिचुएशन को फुली डिस्क्राइब नहीं कर रहे हों या फिर हमारे पास कोई नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम हो। तो इसका सोल्यूशन है कॉल इट अ लीफ नोड एंड असाइन द मेजॉरिटी वोट एज द लेबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।